हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम राजी में। करंट अफेयर्स का सेशन है। चलिए बिना किसी लाग लपेट के मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूं। मेरा ध्यान है कि जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हर बार एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, मैं वही चीज़ें आपके सामने लेके आऊँ। इनके लिए डिटेल डिस्कशन फिर कभी, फ़िलहाल टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, वही चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ रही हैं। तो बंगाल के अलावा अब सभी यूनियन टेरिटरी और सभी स्टेट आयुष्मान योजना में शामिल हो गए हैं। और जो सबसे अंत में वो यूटी जो आयुष्मान योजना में शामिल हुई है वो है दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस दिन शपथ ली उसी दिन आयुष्मान योजना में शामिल होने के लिए दिल्ली की स्वीकृति दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने कानून पास किया है कि नशा तस्करी के आरोपी को अब वहाँ पर मृत्युदंड भी दिया जा सकेगा। ठीक है साहब। राजकोषीय घाटा और चालू खाते का घाटा आप लोग जानते होंगे। सरकार का जो कुल घाटा होता है या सरकार के खजाने का जो कुल घाटा होता है उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। और सरकार को आयात और निर्यात में जो घाटा होता है उसे हम कहते हैं व्यापार घाटा या चालू खाते का घाटा। मोहम्मद यूनुस ने अभी चाइना का टूर किया, चाइना की यात्रा की, और उसमें तीस्ता नदी के जल प्रबंधन को भारत से लेकर के चीन को सौंप दिया। इसके अलावा बांग्लादेश में जो मांगला पोर्ट है उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भी चीन को दी जाएगी। और चट्टोग्राम, जो पुराना नाम जिसका चटगांव था, चट्टोग्राम में चीन के द्वारा ही वहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी डेवलप किया जाएगा। मार्क कार्नी पीएम बने हैं कनाडा के नए। सीएम उदीयमान खिलाड़ी योजना उत्तराखंड की है। और इसमें जो है कि जो कुशल खिलाड़ी हैं उन्हें प्रति माह वजीफ़ा या छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप दी जाती है। 8 से 14 वर्ष एज ग्रुप में ये है 1500 रुपये प्रति माह, और 14 से 23 वर्ष एज ग्रुप में ये है 2000 रुपया प्रति माह। पंतनगर में हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल ने गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जहां पर महिलाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण देकर के स्वराज के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इसको नाम दिया गया है गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र। कच्चातीवू द्वीप ये हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ये आइलैंड जो है भारत ने एक समझौते के बाद श्रीलंका को सौंप दिया था 70 के दशक में। तमिलनाडु विधानसभा ने अपने यहाँ एक प्रस्ताव पास किया है और प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा और कहा है कि साहब कच्चातीवू द्वीप जो है वो श्रीलंका से वापस लिया जाए। चंपावत में लोहाघाट में उत्तराखंड में पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा। और भूदेव ऐप जो है ये उत्तराखंड में डेवलप हुआ है। ये मोबाइल आधारित एक ऐप है और ये 15 से 30 सेकंड पहले तक भूकंप की सूचना आपको दे देगा। भूकंप के कंपन जैसे ही धरती में जनरेट होंगे ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा। और आपके मोबाइल में अगर ये एक्टिव है तो ये 15 से 30 सेकंड के बीच में या भूकंप का मुख्य झटका आने से 15 से 30 सेकंड के पहले तक आपको भूकंप का अलर्ट दे सकता है। पुरुष हॉकी का एशिया कप राजगीर में होगा। पुरुष हॉकी का एशिया कप बिहार में राजगीर में होगा। लखपति दीदी उत्तराखंड सरकार की योजना है जिसमें कि उत्तराखंड सरकार महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता, अनुदान, लोन और तकनीकी प्रशिक्षण दे करके उनकी आय वृद्धि का प्रयास कर रही है। लखपति दीदी योजना उत्तराखंड सरकार की है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का ये लेटेस्ट है, 2022 का, उसके बाद नहीं दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू हुआ और पहला ये अवार्ड देविका रानी को दिया गया था। 2022 का ये फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। इनका ओरिजिनल नाम है गौरांग चक्रवर्ती। इनकी पहली जो हिट फिल्म थी, हालांकि शुरुआत में छोटी मोटी फिल्मों में इन्होंने काम किया, लेकिन इनकी जो पहली हिट फिल्म थी वो थी मृगया 1976 में। इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। इससे पहले 2021 का दादा साहब फाल्के वहीदा रहमान को, 2020 का आशा पारेख को दिया गया था। रतन टाटा जी का देहांत हो चुका है। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। अब टाटा सेंस के चेयरमैन हो गए हैं नोएल टाटा। डॉक्टर पी वेणुगोपाल, इनका निधन हो चुका है। इन्होंने भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। आतिशी मरलेना, खैर अब तो ये पुराना हो गया, दिल्ली की सीएम बनी थी, आप लोग जानते हैं। डॉक्टर सिंधु जल समझौता 19 सितंबर सन 1960 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें सिंधु की सहायक नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी नदियाँ और पश्चिमी नदियाँ। पूर्वी नदियाँ सतलज, रावी और ब्यास, इनका नियंत्रण भारत पर है,
और पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका नदियाँ इन नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान में है। सिंधु नदी में जो कुल पानी बहता है उसका भारत केवल जो है 20% उपयोग कर सकता है इस समझौते के अनुसार। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, एक्चुअली ये क्या है, ये किसानों की बेहतरी के लिए है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे PM आशा कहा गया है। इसके 4 घटक हैं। एक है मूल्य समर्थन योजना, यानी कि मूल्य समर्थन योजना, दूसरा मूल्य स्थिरीकरण कोष, तीसरा मूल्य घाटा भुगतान योजना और चौथा बाजार हस्तक्षेप योजना। इसका उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज का बेहतर लाभकारी मूल्य दिलाना, बेहतर नहीं लाभकारी मूल्य दिलाना, और दूसरा जो कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता हैं उनको आवश्यक वस्तुओं को किफ़ायती दामों में उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उनसे बचाना। भारत में कुल 5 सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहे हैं, अभी भी कोई बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, बन रहे हैं। इन 5 में से 4 गुजरात में और 1 असम में बन रहा है। इन गुजरात में जो 4 सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहे हैं उनमें 3 साणंद में और 1 अहमदाबाद में, अहमदाबाद वाला टाटा कंपनी बना रही है, और 1 बन रहा है असम के गोरीगांव में। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, मुझे भी देखने में परेशानी हो रही है तो आपको भी होगी, आप अपनी स्क्रीन एडजस्ट कर लेना। तो लोकसभा चुनाव हो गए, 18वीं लोकसभा के चुनाव हो गए। इसकी एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, कोई बात नहीं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव हो गए साहब। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में ये लोकसभा चुनाव हुए। 543 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी 4 जून को, आपको पता ही होगा। और सर्वाधिक सीट वाला चरण जो था पहला ही था 19 अप्रैल का, और 5वें चरण में सबसे कम 49 सीटों पर वोट पड़े थे। ठीक है। यूपी में कुल 80 सीट हैं, महाराष्ट्र में 48, बंगाल में 42 और बिहार में है 40 सीट। तमिलनाडु में 39 सीट है, बिहार से 1 कम है। बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48 और यूपी में 80 सीट्स हैं सबसे ज़्यादा। उस दौर, अब तो मुख्य चुनायुक्त ज्ञानेश कुमार जी हो गए हैं, लेकिन उस समय मुख्य चुनायुक्त थे राजीव कुमार, और ज्ञानेश कुमार थे अन्य चुनायुक्त, अब ये ज्ञानेश कुमार हो गए मुख्य चुनायुक्त, और उस दौर के मुख्य चुनायुक्त राजीव कुमार अब रिटायर हो चुके हैं। अब ठीक है साहब। अब यूपी, बिहार और बंगाल इन तीनों राज्यों में सभी 7 चरणों में चुनाव हुए। 543 सीट में से SC के लिए रिजर्व हैं 84 और ST के लिए रिजर्व हैं 47। ठीक है साहब, आगे चलें। संविधान का जो 104वां संशोधन है उससे एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन जो होता था लोकसभाओं और विधानसभाओं में, वो अब समाप्त कर दिया गया। 18वीं लोकसभा में बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99, सपा को 37, TMC को 29 सीट्स मिली। ठीक है। भाजपा को यूपी से मिली 33 सीट्स। यूपी से सबसे ज़्यादा सीट जो मिली समाजवादी पार्टी को मिली, दूसरे नंबर पर रही भाजपा को मिली यूपी से 33 सीट। राहुल गांधी वायनाड से जीते और रायबरेली से जीते, बाद में वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ दी, और वायनाड से जो सांसद हैं उनकी बहन प्रियंका गांधी हैं। मोदी जी वाराणसी से जीते, सूरत से मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। पुष्पेंद्र सरोज को मात्र 25 साल के हैं, ये कौशाम्बी से जीते, सबसे युवा हैं इस लोकसभा में। सबसे कम अंतर 48 वोट से जीते रविंद्र बायकर, सर्वाधिक अंतर से जीते शंकर लालवाणी इंदौर की सीट से। यहाँ इनके सामने केवल नोटा ही था, और नोटा को यहाँ रिकॉर्ड 2,18,000 वोट मिले। 7वीं लोकसभा में थी 78 महिलाएं सांसद, लेकिन 18वीं लोकसभा में 5 घट गई हैं। 18वीं लोकसभा में 73 महिला सांसद हैं। बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 जीती, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट जीती, यानी कि दिल्ली और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सफाया कर दिया। केरल में पहली बार बीजेपी को 1 सीट मिली। मोदी जी पंडित नेहरू के बाद अब लगातार तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि पंडित नेहरू के बाद ये पहला मामला है। इस बार लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा की सीटों के भी चुनाव हुए। 18वीं लोकसभा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल विधानसभाओं की सीटों के चुनाव हुए। नए CM आपको मैं बता दूं कौन कौन बने हैं। अरुणाचल प्रदेश में बने हैं पेमा खांडू, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। जब मैंने IAS की तैयारी शुरू करी थी तब पहली बार बने थे। उड़ीसा के बने हैं मोहन चरण मांझी, तो मोहन चरण मांझी, प्रेम सिंह तमांग ये पहली बार CM बने हैं। प्रेमा खांडू, चंद्रबाबू नायडू पहले भी रह चुके हैं। पेमा खांडू बीजेपी से, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से, चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम और बीजेपी यानी कि वहाँ पर NDA की सरकार बनी है, और मोहन चरण मांझी बीजेपी से हैं उड़ीसा में।
उड़ीसा में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई है। इससे पहले ये जो बीजू जनता दल पार्टी थी वहाँ की, उसके साथ मिलकर के सरकार बनाते थे। चलिए साहब, इतना काफ़ी है, आगे चलते हैं अब। नवीन पटनायक 24 साल सीएम रहे लगातार, उड़ीसा के हार गए। पवन कुमार चामलिंग 25 साल उड़ीसा के सिक्किम के सीएम रहे, अब गायब हो गए। राजनीतिक परिदृश्य से फिर आ जाएंगे, राजनीति में सब ऐसे चलते रहता है। तो रामसर वेटलैंड संधि आपको पता ही है, 2 फरवरी 1971 को हुई थी रामसर संधि। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ था। पहला रामसर साइट आपको जानकारी है ही, चेलका है भारत का। 2 फरवरी 2025 को वेटलैंड डे पर इस बार हमारे यहाँ जो 2 फरवरी 2025 को इस बार हमने वेटलैंड डे मनाया भारत सरकार ने, गोंडा में, यूपी में गोंडा में। भारत के 4 नए स्थल जो हैं वो रामसर साइट में शामिल हो गए हैं। अब भारत के कुल रामसर वेटलैंड हो गए 89। अब ये 4 स्थल शामिल हुए हैं, उसमें एक है सक्कारा कुट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में, दूसरा थेर थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, तीसरा खेचे ओपल्ली वेटलैंड सिक्किम में। अब ये खेचे ओपल्ली वेटलैंड सिक्किम में जो है समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर है। चौथा उधवा झील झारखंड में, झारखंड के साहिबगंज जिला में। पटोरन और बरहले नाम के 2 जल निकायों को ये आपस में जोड़ती है। सक्कारा कुट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, खेचेओपल्ली वेटलैंड सिक्किम में, उधवा झील झारखंड में। ठीक है साहब, ये जो सक्कारा पिट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, ये मध्य एशिया फ्लाई हाईवे रूट पर है, यानी कि इधर से पक्षी होकर के आते जाते रहते हैं। ये इन पक्षियों के भोजन और प्रजनन का मुख्य स्थल है। उत्तराखंड में केवल एक वेटलैंड है, असम। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो हैं, नंबर 1 यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, दूसरे नंबर पर मैक्सिको और तीसरे नंबर पर भारत में। भारत में कुल वेटलैंड हो गए 89। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, नोबेल अवार्ड जो 2024 के थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने भी चाहिए। 2024 के जो नोबेल अवार्ड हैं उनमें आपको पता ही है, नोबेल अवार्ड जो हैं विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं और विज्ञान में ही शामिल है चिकित्सा। ठीक है सर, वैसे तो भौतिक, रसायन, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति, कुल जमा 6 क्षेत्रों में हम इनको देते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो भौतिक और रसायन है ये विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो ये हो गया आपका नंबर 1 विज्ञान, नंबर 2 चिकित्सा, नंबर 3 अर्थशास्त्र, नंबर 4 साहित्य और नंबर 5 शांति। तो 5 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडिश अकादमी जो घोषणा करती है वो फिजिक्स, रसायन और अर्थशास्त्र के अवार्ड्स की घोषणा करती है। ठीक है, तो इस बार का जो फिजिक्स का नोबेल अवार्ड दिया गया है, फिजिक्स का, वो दिया गया है जॉन जोसेफ हाफील्ड और दूसरे जेफरी हिंटन। इसको वीडियो को 3 बार देखना कम से कम, तभी याद होंगे ये। जॉन जोसेफ हाफील्ड और जेफरी हिंटन, इन्हें क्या मिला है? फिजिक्स का नोबेल मिला है। और जो आजकल चल रहा है ना एआई, मशीन लर्निंग, इसकी बुनियाद इन्हीं लोगों ने डाली थी। इसमें से जेफरी हिंटन को दिया है जेफरी हिंटन को कहा जाता है फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब समझ लें आप, इस बार का जो नोबेल मिला है फिजिक्स का, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के क्षेत्र में शुरुआती शोध के लिए दिया गया है। और आपसे पूछ सकता है फादर ऑफ एआई किसे कहा जाता है? जेफरी हिंटन को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जो अवार्ड मिला है वो प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन कैसे बनता है, कैसे जीन कोडित होते हैं और फिर किस तरह से प्रोटीन बनता है, कैसे जीन कोडित होते हैं, सेल बनती है, सेल से प्रोटीन बनता है, इस चीज़ की जानकारी के लिए। और कैसे किसी जीन की गड़बड़ी से कोई गंभीर रोग हो जाता है, इस चीज़ की जानकारी के लिए या इस शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल अवार्ड मिला है 3 लोगों को, डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जंपर को। ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है डेरल एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इन 3 लोगों को मिला है। और इन लोगों ने देखा कि कैसे किसी भी देश में जो राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जैसे राजनीतिक संस्थाएं राज्यपाल है ना, सामाजिक संस्थाएं मानवाधिकार आयोग है ना, महिला आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग,
कैसे किसी देश में राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं उस देश के विकास को प्रभावित करती हैं। अगर किसी भी देश की राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं कुशल हैं, निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं और बेहतर तरीके से काम करती हैं तो वो देश जो है बेहतर तरीके से विकास करेगा। इन्होंने इस चीज़ को समझाया और उन्होंने बताया कि भैया देखो, जहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पर मामला गड़बड़ है, क्योंकि जो निर्धन राष्ट्र हैं वो बरसों से बेचारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी अमीर देशों की जमात में अभी तक नहीं आ पाए हैं। नोबेल स्वीडिश एकेडमी साहित्य का नोबेल अवार्ड घोषित करती है। अच्छा, ये अवार्ड मिला है हान कांग को। ये दक्षिण कोरिया, न केवल दक्षिण कोरिया की बल्कि एशिया की भी पहली महिला हैं नोबेल का साहित्य अवार्ड जिन्होंने जीता। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है, इनकी जो लेखनी है वो क्या है, वो गद्य है, लेकिन वो गद्य जो है काव्यात्मक रूप में है। और इन्होंने कहा कि कैसे व्यक्ति के जीवन में जो दुख भरी घटनाएं होती हैं, संकट और तनाव के जो क्षेत्र होते हैं, वो कैसे उसके जीवन पर असर डालते हैं। चिकित्सा का नोबेल मिला है गैरी रूबकुन, विक्टर एम्ब्रोस, दो लोगों को। ठीक है, गैरी रूबकुन और विक्टर एम्ब्रोस, दो लोगों को। इन्होंने माइक्रो आरएनए, सूक्ष्म आरएनए की खोज की और उस खोज से कैंसर, डायबिटीज़ के कारण जानना संभव हो सकता है। इन्हीं खोजों से जीवन का विकास किस तरह से होता है और जीवन के विकास में जीन की क्या भूमिका होती है, ये चीज़ हम जान सकते हैं। अच्छा, शांति का जो नोबेल मिला है वो जापान का एक संगठन है जिसका नाम है निहोन हिंदाक्यो। निहोन हिंदाक्यो जापानी संगठन है। इस संगठन को शांति का नोबेल अवार्ड मिला है। ये उन लोगों का संगठन है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर विस्फोट के बाद बच गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम, आपको पता ही है, परमाणु बम गिरा था, अमेरिका ने गिराया था। उस एटम बम हमले के बाद भी जो लोग जिंदा बच गए थे उन लोगों का ये संगठन है। और ये लोग जो हैं दुनिया में जो परमाणु हथियार हैं उनके खात्मे के लिए काम करते हैं। तो इस संगठन को ये अवार्ड मिला है। तो इस बार जो नोबेल अवार्ड मिला है कुल 12 यूनिट को मिला है। 12 यूनिट क्योंकि मैं कहा क्यों कहा मैंने 12 यूनिट? 12 यूनिट मैंने इसलिए कहा कि ये अवार्ड जो है एक संगठन और 11 लोगों को मिला। 11 + 1 12। ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप देख लेना। 11 लोगों को, अर्थशास्त्र के लिए 3 लोग, चिकित्सा के लिए 2 लोग, रसायन के लिए 3 लोग, फिजिक्स के लिए 2 लोग और शांति के लिए 1 और साहित्य के लिए 1। इस तरह से कुल 12 यूनिट, 11 लोग और एक संगठन को ये अवार्ड मिला है, नोबेल अवार्ड। एक ही सांस में पढ़ता जा रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे सुनते जाना और फोटो में भेज रहा हूँ आप लोगों को और इसका प्रिंट निकाल लेना, है ना। बड़ा आसान रहेगा। अब संडे को आपका एग्ज़ाम है, इतनी जल्दी लिख थोड़ी पाओगे। अच्छा, अगर कोई नया बच्चा मुझे सुन रहा है तो गदरपुर डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह उत्तराखंड में मेरा कोचिंग है। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ाता हूँ। तो आप लोग आसपास के हैं या यहाँ रहते हैं, मेरे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है। अगर आप कोचिंग के लिए जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। 90-275 02644 मेरा फ़ोन नंबर है। तो बधावन पोर्ट कहाँ पर है साहब? ये है महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट पालघर में। दुहान, इसको चलिए हम लोग इसको रोटेट कर लेते हैं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। मेरी भी आंखें थोड़ी बची रहेंगी, आपकी भी बची रहेंगी। महाराष्ट्र में दहानू शहर है। दहानू शहर महाराष्ट्र में है, डिस्ट्रिक्ट पालघर में। ठीक है, ओके, डिस्ट्रिक्ट पालघर में। यहाँ पर एक पोर्ट बन रहा है जिसका नाम है बधावन पोर्ट। ये भारत का 13वां बड़ा बंदर। भारत में आपको पता ना, भारत में बड़े बंदरगाह जिन पर नियंत्रण है केंद्र सरकार का वो कितने हैं? तो अभी तक 12 हैं। अब ये जो होगा 13वां होगा। ठीक है, अब ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। ठीक है सर, ये होगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। और ये बंदरगाह जो है गहरे पानी का, ठीक है ना, यानी कि समुद्र तट से काफ़ी दूर है। ये बंदरगाह भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी कि IMEEC और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे यानी कि INSTC का अंग होगा। श्वेत क्रांति 2.0 सहकारिता मंत्रालय ने ये शुरू की है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा हिस्सा। और इसमें क्या है साहब? इसमें जोर दिया जाएगा कि साहब जो महिला दुग्ध किसान हैं उनकी बेहतरी की जाए, दूध उत्पादन में वृद्धि की जाए, डेयरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी की जाए और डेयरी निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। ये पूछ सकता है, 4 घटक हैं इसके। PM जनधन योजना आपको पता ही 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी और अब इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना में अब तक कुल 53 करोड़ खाते खुल चुके हैं और इन 53 करोड़ खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपए यानी कि 2,30,000 करोड़ रुपए जमा हैं। इसमें 67% खाते जो हैं वो ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में खुले हैं और सबसे ज़्यादा 55% खाते इसमें महिलाओं के नाम से खुले हैं। इसमें सरकार आपको रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा देती है और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी देती है। PM मानधन योजना आपको पता ही है, पेंशन योजना के सालों के लिए सितंबर 2019 में शुरू हुई थी। ये स्वैच्छिक योजना है, अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है
स्वैच्छिक मतलब आप चाहे तो इससे जुड़ें, चाहे तो ना जुड़ें। अंशदायी का मतलब ये है कि इसमें प्रीमियम का कुछ पैसा, किस्त का कुछ पैसा आप देते हैं और कुछ पैसा सरकार देती है, ठीक है। और ये बड़े किसानों के लिए नहीं है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए हैं। 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ से ज़्यादा अगर किसी किसान के पास ज़मीन है तो, और मेरे सामने आईपीएल चल रहा है और देखते देखते सूर्य कुमार के खिलाफ अपील हुई है, लेकिन राशिद खान ने रिव्यू ले लिया और मुझे लगता है आउट हो जाएगा, अभी देखते देखते आपको बताएंगे। तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए, यानी सीमांत किसान कौन, जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, उनके लिए ये योजना है। 18 से आप इस योजना में शामिल कब होंगे, आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, ठीक है साहब। इस योजना में तभी आप शामिल होंगे। दूसरा, आपने जो है कि कितना रुपया देना, कम से कम 55 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये हर महीना आपने जमा करना है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको कम से कम 3000 रुपया महीना पेंशन मिलेगी। और इसके अलावा वही हर 4-4 महीने में वो जो 2-2 हज़ार की किस्त देती है सरकार किसानों को, उसका नाम है पीएम सम्मान निधि या पीएम किसान सम्मान निधि। ये सभी किसानों को दी जाती है, आपको पता ही है ना। हालांकि उसमें भी बहुत क्राइटेरिया है कि आप इनकम टैक्स ना देते हों, आप सरकारी नौकरी में ना हो, आप पेंशन में ना हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। मेरे पास 3 कैट के बच्चे बड़े प्यारे प्यारे से मेरे पास आ गए हैं, मुझसे कह रहे हैं क्या कर रहे हो भाई, हमसे खेलो। बेटा संडे के बाद खेलेंगे आपसे, हैं, हाँ आप बैठे रहो बस, ऐसी है, शाबाश है, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, तो पीएम किसान सम्मान निधि वर्ष 2019 से शुरू हुई थी। फरवरी 2025 में इसकी 19वीं किस्त जारी हुई है। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं केसी वेणुगोपाल। ये अपने वीडियो में कई बार मैं बता चुका। तो साहब सुनीता और बुच बिलमोर, सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर आपको पता ही है, आ गए हैं, वापसी हो गई है इनकी। नासा के स्टार लाइनर, बोइंग कंपनी है जिसने स्टार लाइनर नाम का रॉकेट या अंतरिक्ष शटल बनाया था। नासा का मिशन था, ये मिशन नासा का था। जो अंतरिक्ष यान था वो बोइंग का था, उसका नाम था स्टार लाइनर। ये 5 जून 2024 को गए थे 1 हफ्ते के लिए, लेकिन वहीं फंस गए यान में खराबी की वजह से। यान तो लौट आया लेकिन ये लौट के नहीं आए, है ना। मैं इसको इस तरह से बता रहा हूँ कि इसमें इतनी खबरें चली कि आप लोग सभी जानते हैं, कुछ डेट हैं वो याद कर लेना। तो 5 जून 2024 को ये गए थे और जैसा कि मैंने कहा था बच गए, सूर्य कुमार यादव बच गए। तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इन्हें अब वापस लाया गया है। कब? 19 मार्च 2025 को। 19 मार्च 2025 को इनकी वापसी हुई है। फ्लोरिडा की खाड़ी में प्रशांत महासागर में लैंड हुए। 286 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इन्होंने बिताए। नई नवरत्न कंपनियां, 2 और नई नवरत्न कंपनियां बन गई हैं। कौन सी? एक IRCTC और एक IRFC। अब कुल नवरत्न कंपनियां हो गई हैं 26 और महारत्न कंपनियां हो गई हैं 14 है ना, 10, 4, 14 है, ठीक है। 26 नवंबर सन 2024 को भारतीय संविधान का अंगीकरण हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को। तो अब भारतीय संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 से पूरे साल तक चलने वाला अभियान शुरू हुआ जिसका नाम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ठीक है साहब। इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली में पहली बार संविधान की प्रतियां लॉन्च हुई, ठीक है साहब। इस साल 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर साहब की हमने 134वीं जयंती मनाई। इस चीज़ का ध्यान रखना। गुरु नानक देव जी की इस बार 555वीं जयंती मनाई गई और पाकिस्तान में उनकी याद में 55 रुपये का स्मारक सिक्का जारी हुआ। भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर 2024 को हमने 155वीं जयंती मनाई। अच्छा, आपको पता ही है कि उनका जो जन्मदिन है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने इनके सम्मान में 150 का सिक्का और 5 रुपये का टिकट जारी किया। इनका जन्म उलीहाती गांव में हुआ था, ये झारखंड में। दिल्ली में सराय काले खां चौक का नया नाम अब हो गया है भगवान बिरसा मुंडा चौक, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। अच्छा, एक बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल। तो हाल ही में एक क्रिकेट मैच के दौरान क्रिकेट खेलते हुए इन्हें हार्ट अटैक हो गया था, बच गए थे। खैर भगवान का लाख लाख शुक्रिया, ठीक है साहब। तो बच गए तमीम इकबाल। मैं भी इनका फ़ैन हूँ और बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे थे अपने ज़माने में। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने जो उपलब्धियाँ हासिल की थी उसमें इनका बड़ा रोल था, लेकिन बाद में वही क्रिकेट में वहाँ पर पॉलिटिक्स घुस गई, गुटबाजी हो गई, तो इन्होंने समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। तो अटैक हो गया था इनको। फ़िलहाल ये सकुशल हैं तमीम इकबाल। इस पर आपने देखा मैंने बहुत समय लिया बिकॉज आई लव क्रिकेट है। ओके,
अब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ सामने आईपीएल पे भी नज़र रखा हुआ हूँ। ओके, स्कोर बताऊँ आपको, 10.1 ओवर में 90 रन पे 2 आउट हो गए मुंबई इंडियन के, रोहित शर्मा आउट हो गए। खैर चले खैर आगे। और मेरे सामने सामने अभी बिल जैक्स लगातार कुटाई कर रहे हैं और इन्होंने मोहम्मद सिराज को छक्का मार करके अपनी 50 पूरी कर ली है। ओके चलिए सर, आइए बैक लौटाएं अपने टॉपिक पे। तो एक विघ्नेश पुथुर हैं, मुंबई इंडियन के गेंदबाज हैं, केरल से हैं ये, और ये अनकैप्ड हैं, यानी कि अभी भारतीय टीम में नहीं आए हैं, लेकिन मुंबई इंडियन ने इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है। चाइना मैन गेंदबाज हैं ये, विघ्नेश पुथुर पूछ सकता है। चेपक स्टेडियम जो है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, वो चेन्नई सुपर किंग का होम ग्राउंड है। श्रेयस अय्यर पंजाब के कप्तान हैं, गिल गुजरात टाइटन के कप्तान हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा वो हैं जो विवादित रहे जले हुए 500 के नोट मिलने के मामले में, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं ये। उत्तराखंड में रुद्रपुर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऋषिकेश में एम्स है और किच्छा में खुरपिया फार्म ऊधम सिंह नगर जिले में एम्स का सैटेलाइट सेंटर है। बहुत पूछता है ये, आप ध्यान रखना। लाल कुआं में सुरभि वाटिका बनी है। रुपया डॉलर के मुकाबले 1947 में था 3 रुपया 30 पैसे, और अब रुपया एक बार 87 रुपये से ऊपर निकल गया था डॉलर के मुकाबले। चलें साहब, तो सूर्य कुमार फाइनली खैर आउट हो गए। किसने कैच पकड़ा इनका कैच पकड़ा साई किशोर की गेंद पे। क्या नाम है उनका, एक लंबे चौड़े क्रिकेटर है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, चलो जो भी होगा, शाहरुख खान है। जाफर एक्सप्रेस आपको पता ही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस पर अटैक किया था। कहाँ पर, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। जाफर बहरंग बलोच बलूचिस्तान की हैं, गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, और ये बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की बहाली और के लिए संघर्ष कर रही हैं। इनका जो गुट है उसका नाम है बलूचिस्तान यकजहती समिति, बलूचिस्तान या बलूच यकजहती समिति, ठीक है ना। इन्हें डॉक्टर महरंग बलोच, ये एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं बलूचिस्तान की, तो इनको इस बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। इमरान खान भी नॉमिनेट हुए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो जेल में हैं इमरान खान, वो भी नोबेल शांति अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं। शैलेश मटियानी अवार्ड उत्तराखंड में दिया जाता है शिक्षकों को। आईपीएल इस समय जो चल रहा है वो आईपीएल का 18वां सेशन है। इसका उद्घाटन मैच 22 मार्च को हुआ कलकत्ता केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स और किसके बीच में, आरसीबी, केकेआर और आरसीबी के बीच में इसका उद्घाटन मैच हुआ। कब, 22 मार्च को। आईपीएल 13 शहरों में हो रहा है, 10 टीमें हैं इसमें, कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। इसका फाइनल 25 मई को होगा ईडन गार्डन्स में, ठीक है साहब। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, इसमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं करण शर्मा, वो इसमें सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं। विश्व जल दिवस हर वर्ष की तरह इस बार भी 22 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। विश्व जल दिवस की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। आपको पता है कि ग्लेशियर्स में धरती पर उपलब्ध पेयजल का कुल 70% है और हिमालय को कहा जाता है एशिया की जल मीनार। हिमालय को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, आपको पता ही है। मंदिरमाला मिशन उत्तराखंड सरकार का है, जो प्रसिद्ध तीर्थ हैं वहाँ तक पहुँच और उनमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। और एक है मानसखंड सर्किट। एक्चुअली स्कंद पुराण के मानस खंड में स्कंद पुराण में कुमाऊं को कहा गया है मानस खंड। तो कुमाऊं में जो प्रसिद्ध तीर्थ धाम मंदिर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन तक बेहतर पहुंच के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए उत्तराखंड सरकार का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मानस खंड सर्किट। अफस्पा आपको पता ही है, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारे बल हैं, सुरक्षा बल हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार देते हैं, ये विभिन्न राज्यों में लागू है। जमरानी बांध आपको पता है उत्तराखंड में काठगोदाम हल्द्वानी में बन रहा है, हल्द्वानी और काठगोदाम में बन रहा है जमरानी बांध। कौन सी नदी पर, गोला नदी पर, ठीक है साहब। ये सिंचाई और पेयजल के लिए होगा, बिजली ना बनेगी, इससे ध्यान रखना, कभी सोचो कि बिजली बन रही हो, सिंचाई और पेयजल के लिए, ठीक है। जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता थे, इन्होंने 4 महीने 11 दिन तक अनशन किया। म्यांमार में भूकंप आया 28 मार्च को, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 7.7। इसके झटके थाईलैंड में महसूस हुए, थाईलैंड में भी अच्छे खासे झटके आए। इसका केंद्र था म्यांमार में सगाइंग शहर है उसके पास 10 किलोमीटर गहराई में, मात्र 10 किलोमीटर गहराई में, ठीक है। इससे मांडले का एक बहुत पुराना शाही महल ध्वस्त हो गया, मांडले का शाही महल इससे ध्वस्त हो गया, ठीक है साहब। और सगाइंग में एक 90 साल पुराना ऐतिहासिक पुल वो भी ध्वस्त हो गया।
ये ना जैसे हम लोग कहते हैं ना हिमालय में आप देखते हैं जैसे सीमांत भ्रंश, केंद्रीय भ्रंश, तो उसी तरह से म्यांमार में जो है कि एक फाल्ट है, दरार है पर्वत के नीचे, जिसे हम कहते हैं सगाइंग फाल्ट। तो ये जो सगाइंग फाल्ट है दुनिया का सबसे लंबा फाल्ट है। यहाँ पर इंडो प्लेट यूरेशियन प्लेट के इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरोप एशियन प्लेट के बीच में टक्कर होती रहती है। दुनिया का सबसे लंबा फाल्ट है। इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच है ये सगाइंग फाल्ट। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिता। हमने यहाँ पर राहत के लिए अपने 2 जहाज भेजे, INS सतपुड़ा और INS सावित्री, ध्यान रखना। मीन आंग हाइंग यहाँ के सेना प्रमुख हैं, यही देश के मुखिया, सैनिक शासन है वहाँ पर। ऑपरेशन ब्रह्मा हमने यहाँ लॉन्च किया म्यांमार में राहत के लिए, आपको पता ही है। भागीरथ ऐप, भागीरथ एक्चुअली क्या है, उत्तराखंड सरकार ने एक मिशन शुरू किया है, एक संस्था बनाई है सारा जो संस्था है वो क्या कर रही है कि वो उत्तराखंड में जो नदियां हैं उनके पुनर्जीवन के लिए काम कर रही है। जो जल स्रोत हैं, धारा, नौला, कुआं, तालाब, झील, चाल खाल जो पट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनके संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। तो एक ऐप लॉन्च हुआ भगीरथ ऐप। इस पर आपके आसपास जो भी जल स्रोत है जो संकटग्रस्त है उसकी फ़ोटो खींचो, भगीरथ ऐप पे अपलोड करो, सरकार प्रयास करेगी उस स्रोत को पुनर्जीवन देने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई है भारत सरकार ने जिसका नाम है स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी, सारा। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, यही पूछ सकता है भी सारा का काम क्या है। तो नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन या संरक्षण के लिए कमेटी बनी है जिसका नाम है स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी, सारा। उत्तराखंड में कृषि मंत्री हैं गणेश जोशी। इंडियन ओपन स्क्वैश ये जीता अनाहत सिंह ने। करीम एल टर्की मिस्र के हैं, अच्छा ओके। इंडिया में एक टूर्नामेंट हुआ स्क्वैश का जिसका नाम है इंडियन ओपन स्क्वैश, ये किसने जीता? अनाहत सिंह और करीम एल टर्की ने। कर्नाटक सरकार, काफ़ी विवाद रहा, तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया है कि सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया है। गाज़ापट्टी में खान यूनुस शहर में एक अस्पताल है, नासिर अस्पताल, ये चर्चित रहता है अक्सर इजरायली हमलों के लिए। पेंटागन जो है अमेरिका रक्षा मंत्र, पेंटागन वो बिल्डिंग है जो जहाँ पर हेडक्वार्टर है अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री का या अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का। क्रेमलिन वो बिल्डिंग है जहाँ पर रूसी सरकार का मुख्यालय है। व्हाइट हाउस वो बिल्डिंग है जहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास है। और व्हाइट हाउस में ओवल हाउस जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिस है। ठीक है, अब भाई साहब वो जो ट्रेड वार चला था अब तो खैर सस्पेंड हो गया है। तो यूएसए ने भारत पर 26% टैक्स लगाया था, ध्यान रखना। यूएसए ने कितना टैक्स लगाया भारत पर? 26% टैक्स लगाया था। अब फिलहाल खैर सस्पेंड हो गया। बीजापुर जो जिला है छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा सुकमा घाटी, झीरम घाटी, बस्तर, दंतेवाड़ा ये सब छत्तीसगढ़ में है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है। यहीं पर जो है कि आरएसएस की स्थापना हुई थी सन 1925 में। तो आरएसएस अपनी स्थापना के 100वें वर्ष पूर्ण कर चुका है और समारोह पूर्वक उसको मना रहा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 30 मार्च को नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी आरएसएस हेडक्वार्टर की ये पहली यात्रा थी, 30 मार्च को गए, ध्यान रखना। और उसी दिन था गुड़ी पर्व, ठीक है, महाराष्ट्र का। और इस समय चल रही है बिक्रमी संवत 2082। अब यहाँ पर आरएसएस ने नागपुर में एक आई हॉस्पिटल बना रखा जिसका नाम है माधव नेत्रालय। तो इसी की दूसरी यूनिट का शिलान्यास भी मोदी जी ने इस अवसर पर किया। तो आरएसएस का इस समय चल रहा है शताब्दी वर्ष। यहाँ एस पीएम ये गए पहली बार और आरएसएस के फाउंडर थे डॉक्टर हेडगेवार। यहीं पर दीक्षा भूमि है, कहाँ पर? आरएसएस हेडक्वार्टर में नहीं, नागपुर में है दीक्षा भूमि। यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत से साथियों के साथ 1956 में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। ठीक है साहब। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं अपनी क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बहुत सुकून से पढ़ाता हूँ। संडे को आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए हाई तौबा मची हुई है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे हौसला मिलेगा। थैंक यू।